नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है अपनी, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें लेक्चर 26 की बात करनी है आज दोस्तों। और लेक्चर 26 में अपना टॉपिक चल रहा था उत्तर वैदिक काल का भाग 3, और इसके अंतर्गत अपने को कवर करना है सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन और स्त्रियों की दशा आदि इसमें कवर करेंगे अपन दोस्तों, ठीक है। फिर पहला पॉइंट इसमें, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई, अर्थात शूद्र जो है वो चौथे वर्ण के रूप में शामिल हो गए, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका कठोर स्वरूप नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था तो आ गई थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था का डिफिकल्ट या कठोर फॉर्म या जालिम फॉर्म नहीं दिखता है, क्योंकि पेशा जो था वो वंशानुगत नहीं हुआ था, है ना। अर्थात ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही का काम करे, क्षत्रिय का बेटा युद्ध का ही काम करे, बनिया का बेटा व्यापार का ही काम करे, ऐसा नहीं था। तो पेशा जो था वो वंशानुगत नहीं हुआ था। हालांकि शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। शूद्रों का उपनयन संस्कार क्या होता है दोस्तों? पूजा पाठ करके और बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजना, वो कहलाता है उपनयन संस्कार। 16 संस्कार पढ़ाऊंगा मैं, गपुंसी जानानी अचूक व्यू बेके सविया, ठीक है। तो शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। उसे तीनों वर्णों का सेवक भी बताया गया है। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक भी बताया गया है। राज्य संचालन और रक्षा का कार्य क्षत्रियों का कार्य था। राज्य का संचालन करना और राज्य की रक्षा करना किसका कार्य था? क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार करना, उत्पादन करना। तो वैश्य वर्ण जो प्रमुख उत्पादक वर्ग था, और यही उत्पादक वर्ग होने के कारण यही कर देता था भाग, है ना, या बलि जिसको बोलते हैं राजा को, यही बलि या कर देता था। इसलिए वैश्य वर्ग को क्या बोला गया है? अन्यस्य बलिकृत। अन्यस्य बलिकृत, अन्य को बलि देने वाला, बलि मतलब उपहार, तो दूसरों को कर या उपहार देने वाला अन्नस्य बलिकृत। ध्यान देंगे कौन था? वैश्य वर्ग था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य लोगों को अर्थात ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जो कर देता था या राजा को जो कर देता था वो कौन देता था? वैश्य वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो अन्यस्य बलिकृत, बलि मतलब उपहार कहा गया है। फिर ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था, यज्ञीय कर्मकांडों का सृजन किया और बौद्धिकता का प्रतीक था। कुछ किताबों में थोड़ा सा आलोचनात्मक स्वरूप लिखा गया है इसका, कि ब्राह्मण ने अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए बहुत जटिल कर्मकांडों का सृजन किया, जिससे समाज में अपनी श्रेष्ठता को साबित किया जा सके। ऐसा किसी थिंकर ने लिखा है, तो जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं ये, ठीक है। तो इस तरीके से कई लोगों ने बोला है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो उन दोनों में संघर्ष चलता था अपनी श्रेष्ठता को लेकर। तो ये सारी बातें, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या और जटिलता काफी बढ़ गई थी। यज्ञ अनुष्ठान और कर्मकांडों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जटिल कर्मकांड थे। लोग फाइनली परेशान होकर बौद्ध धर्म की शरण में गए। एक कारण था यह बौद्ध धर्म के उदय का, महत्वपूर्ण कारण था। श्रेष्ठता को लेकर ब्राह्मण तथा क्षत्रियों में संघर्ष चलता रहता था। मैंने अभी बताया आपको कि श्रेष्ठता को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में क्या चलता रहता था? संघर्ष चलता रहता था, ठीक है। कि जो उत्पादक वर्ग था, वैश्य वर्ग था, उससे अधिक से अधिक संसाधन ब्राह्मण ले सकें या क्षत्रिय ले सकें, है ना। तो कहीं ना कहीं क्षत्रियों के यहाँ भी राजा के कार्य भी तो ब्राह्मण ही कराता था। राजा के यहाँ मरना, जीना, जन्म, मृत्यु के उपरांत राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये सारे कौन कराएगा? राजा के यहाँ भी ब्राह्मण। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ हो जाता था क्षत्रियों पे भी। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? तो मैंने आपको टेका बताया है, शतायु। शतपथ ब्राह्मण तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये कौन किसके हैं? यू के, मतलब यजुर्वेद के, ठीक है, शतायु। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तीनों का उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। तो इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था, अतः तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? द्विज। आज भी अगर आप हिंदी में देखेंगे तो द्विज किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है द्विज, ठीक है। तो तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, 3 है। द्विज बोलने में 2 जैसा लगता है, लेकिन द्विज में 3 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रों को छोड़ के। ऐसे तीनों जिनका उपनयन संस्कार होता था।
ठीक है। फिर स्त्रियों की दशा के बारे में बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में सबसे अच्छी स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में उससे कम अच्छी स्थिति बची, और फिर महाजनपद काल या सूत्र काल का जो उदय हुआ वहां पे स्त्रियों की दशा बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, तो बात करते हैं स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई उत्तर वैदिक काल में। मैत्रायणी संहिता किताब है, संहिता है, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को तीन बुराइयां हैं, तीन बुराइयों में से एक माना गया है। कौन सी? सुरा मतलब शराब, पासा मतलब जुआ, और स्त्री, ये तीन खराबियां हैं। मैत्रेयी संहिता में तीन बुराइयां बताई गई हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, और स्त्री को स्वयं एक बुराई बताया गया है। तो ध्यान देंगे मैत्रायणी संहिता। ऐतरेय में पुत्री की समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। को है ना, रे कौवे, रे से मतलब ऋग्वेद, को से मतलब कौशितकी, और ए से मतलब है ऐतरेय। तो यजुर्वेद ऋग्वेद का ग्रंथ है। तो ऐतरेय में पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया है, ये ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। ये आज की बातें नहीं है पुत्री के होने पे दुख मनाना, ये हजारों सालों से दिमाग में फीड कर दी गई हैं और जो आसानी से जा नहीं रही हैं चीजें। ठीक है, बुराई को आने में जब 1000 वर्ष से बुराई चली आ रही है तो उसको कई सैकड़ों साल जाने में लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, दुखों का कारण बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, हालांकि ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख आया है। किसमें? बृहदारण्यक में। अरण्यक है ये बृहदारण्यक। तो अरण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख आया है, और यहां पे याज्ञवल्क्य जो हैं वो गार्गी से क्या कह रहे हैं कि अधिक बहस मत करो तुम मुझसे, वरना गदा से तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इस तरीके का ट्रीटमेंट, इस तरीके की लैंग्वेज यदि याज्ञवल्क्य गार्गी के लिए कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे स्त्रियों से सीधे मुंह बात नहीं करी जाती होगी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो याज्ञवल्क्य ने किससे कहा? गार्गी से, कि तुम बहस मत करो वरना गदा से तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये स्त्रियों की बुरी दशा का द्योतक है। ठीक है, फिर स्त्रियों को सभा समिति में भी जाने की मनाही हो गई थी। अब स्त्रियों को अब सभा और समिति में नहीं जाने दिया जाता था। बाल विवाह आरंभ हो चुका था, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था नहीं। नियोग प्रथा तो ऋग्वेद से चली आ रही है। ठीक है, तो नियोग प्रथा अभी भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा अच्छे से बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिएगा क्या है नियोग प्रथा। ठीक है, अब लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा उतनी खराब नहीं थी जितनी सूत्रकाल 600 से 300 बीसी। सूत्रकाल किसका काल है? जैन, बौद्ध, महावीर, इन सब का काल है। सूत्र साहित्य की रचना के कारण इसको सूत्रकाल बोलते हैं। तो सूत्र साहित्य की रचना कब हुई है? 600 से 300 बीसी के बीच में सूत्रकाल, महाजनपद काल। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा उतनी खराब नहीं थी जितनी सूत्रकाल में हो गई, क्योंकि सूत्रकाल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का उदय हो चुका था। सूत्रकाल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का उदय हो चुका था। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्थात शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? यजुर्वेद का, शतायु। तो यजुर्वेद का ग्रंथ है, मतलब उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्री को अगर अर्धांगिनी कहा गया है तो इतनी खराब स्थिति नहीं है उत्तर वैदिक काल में जितनी सूत्र काल में हो गई। मतलब ऋग्वैदिक काल से की ओर बढ़ी तो स्त्रियों की दशा खराब होती चली गई। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अभी मैंने आपको गार्गी की चर्चा करी थी, तो ऋग्वैदिक काल की स्त्रियां बता चुका हूं मैं आपको। लोपा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वपाला। लोपा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वपाला ऋग्वैदिक काल की स्त्रियां हैं, जबकि गार्गी और मैत्रेयी कौन है? उत्तर वैदिक काल की स्त्रियां। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए दोस्तों। लग रहा हूं मेहनत काफी चल रही है, गर्मी में पसीना भी आ रहा है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे ये सफर कब पूरा हो जाएगा, है ना, और आप अपनी मंजिल पालेंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिए, उत्साह बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।